तो देखिए हम यहाँ पर भी देखते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब क्या होता है कि देखिए जैसे हमने पहले देखा था कि अगर हमें दो वेक्टर्स दिए हों, जैसे हमें ये एक वेक्टर दिया हुआ है ए, ठीक है, और ये एक वेक्टर दिया हुआ है बी, ये एक वेक्टर दिया हुआ है बी। तो अब अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ दूं, ठीक है, ए प्लस बी कर दूं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ भी यूज़ कर सकता हूँ और मैं यहाँ पर ट्रायंगल लॉ भी यूज़ कर सकता हूँ। दोनों में से कोई सी भी लॉ यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ यूज़ कर लिया। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है। मैं इसको पैरेललोग्राम में कन्वर्ट करता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बना लेता हूँ। ये देखिए मैंने पैरेललोग्राम बनाया। तो ये जो इसका डायगोनल है ये मेरा रिजल्टेंट है, ये जो इसका डायगोनल है ये मेरा रिजल्टेंट है, ठीक है। तो ये हम पहले देख चुके हैं, ये बात हमको पता है, होपफुली आप लोगों को भी पता होगी, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, अगर हमें अब आर दे दिया जाए, ठीक है, तो मान लीजिए मुझे ये आर दे दिया गया, ये आर दिया हुआ है, ठीक है। अब इस आर को मुझे दो वेक्टर के अंदर तोड़ देना है, ठीक है। तो सिंपली इसको मैं और आसान भाषा में कैसे समझ सकता हूँ, देखिए मुझे 7 दिया हुआ है, 7 लेट्स से एक नंबर है, इसको मैं तोड़ सकता हूँ। कैसे तोड़ सकता हूँ, मैं इसको 1 + 6 कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको 2 + 5 कर सकता हूँ, मैं इसको 4 + 3 कर सकता हूँ। तो इस तरह से मैं इसको तोड़ सकता हूँ। ये तोड़ना, ये जो तोड़ने का प्रोसेस है ना, इसी को हम कहते हैं रिजॉल्व करना, रिजॉल्व करना, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इस वेक्टर को, ये जो हमें वेक्टर आर दिया है, तो देखिए इस आर को हम दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेते हैं। एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये तो मैंने ट्रायंगल लॉ लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली लाइन को आप इधर ले आइए, ठीक है। तो ये वेक्टर जब इधर आ जाएगा, ये देखिए ये और ये वेक्टर जब इधर आ जाएगा, ठीक है, तो ये मेरा पैरेललोग्राम लॉ से बन गया। तो आप इसे कैसे भी कर सकते हैं। तो सिंपली किसी वेक्टर को रिजॉल्व करने का मतलब है कि उस वेक्टर को उसकी कंपोनेंट्स में तोड़ देना, ठीक है। सो ब्रेकिंग ए वेक्टर इन टू कंपोनेंट्स, ठीक है, इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। अब देखिए किसी भी वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं। लेट्स से हमारे को एक वेक्टर दिया हुआ वेक्टर आर, ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, इसका वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई इसका यूनिट वेक्टर, ठीक है। किसी भी वेक्टर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये यूनिट वेक्टर ये क्या होता है। तो ये यूनिट वेक्टर जो होता है ये हमको डायरेक्शन बताता है, ठीक है। यूनिट वेक्टर गिव्स डायरेक्शन, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ इस केस में तो हमें तो पता नहीं कि आर की डायरेक्शन क्या होगी, तो हमने यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर लगा करके मतलब आर पर कैप लगा करके उसे उसका यूनिट वेक्टर बना करके हमने काम चला लिया, ठीक है। लेकिन जब भी बात प्रॉपर मैथमेटिक्स की आती है तो वहां पर हम क्या करते हैं कि हम कार्टेशियन सिस्टम पर यूनिट वेक्टर्स को शो करते हैं। तो कैसे शो करेंगे, मान लीजिए ये मेरा कार्टेशियन सिस्टम है और मैं यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस दो ही लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। तो एक्स और वाई, अब मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ, ये पॉइंट ले लिया मैंने, ठीक है। तो लेट्स से ये है 5,6, ठीक है। तो ये पॉइंट है 5,6, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एक वेक्टर आर, ठीक है, ये हो गया मेरा वेक्टर आर। अब मुझे यहाँ पर ये जो दोनों हैं 5 और 6, ठीक है, ये तो मैग्नीट्यूड शो कर रहे हैं। लेकिन अभी मैं ये कैसे बताऊंगा कि ये जो आर है, ये जो पॉइंट है, ये वेक्टर आर को जो शो करता है ये किस डायरेक्शन में है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ना हमारे पास रेडीमेड बने बनाए यूनिट वेक्टर्स हैं। वो क्या है, वो है आई कैप, जे कैप एंड के कैप, ठीक है। तो आई कैप, जे कैप, के कैप, जैसे कि इनका नाम ही है यूनिट वेक्टर, इनका जो मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड तो 1 है, ठीक है। आई कैप शो करता है डायरेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। सिमिलरली जे कैप शो करता है डायरेक्शन ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, और के कैप शो करता है डायरेक्शन ऑन जेड एक्सिस, ठीक है। अब देखिए ये जो मेरा वेक्टर आर है, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, ये जो वेक्टर आर है 5 मल्टीप्लाइड बाई आई कैप है ना। तो 5i ये एक्स एक्सिस पर है, देखिए 5i ये एक्स एक्सिस पर है यहां पर, ठीक है। एंड प्लस मैं यहां पर लिख सकता हूं प्लस 6j कैप यानी 6 मैग्नीट्यूड 6 एंड j मल्टीप्लाइड विद j कैप टेल्स मी कि
6 यूनिट्स ये जे साइड में, जे की तरफ है। तो इस तरह से मैं किसी भी वेक्टर को उसके यूनिट वेक्टर्स में लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर ये आई और जे, आई जे के, ये मेरे यूनिट वेक्टर्स हैं जो कि बने बनाए हैं, जो कि मुझे ये बताते हैं कि अगर मैं किसी मैग्नीट्यूड के साथ आई कैप को मल्टीप्लाई कर दूंगा, किसी मैग्नीट्यूड के साथ जे कैप को मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये के कैप को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वो उस किस डायरेक्शन में है, ठीक है। वो एक्स की एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है, जेड एक्सिस पर, किस डायरेक्शन में है, ठीक है। इनका एक अलग नाम भी है, इनको ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ यूनिट वेक्टर भी कहते हैं। ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ यूनिट वेक्टर, है ना, इसे ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ यूनिट वेक्टर भी कहते हैं। इतना याद रखने की कोई जरूरत नहीं है कि आप इतना लंबा चौड़ा नाम याद रखें, बस ये इन्फॉर्मेशन के लिए। मेन जो मुद्दे की बात है वो ये है कि जब भी हम किसी मैग्नीट्यूड से आई कैप, जे कैप और के कैप को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमको कार्टेशियन सिस्टम में उस वेक्टर की डायरेक्शन बताने लगता है, ठीक है। तो देखिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। जैसे कि हमने अभी पीछे देखा, अगर हमें कोई एक वेक्टर आर दिया हुआ है, ठीक है, ये वेक्टर आर दिया हुआ है, तो अगर हम इसको दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लें, ठीक है, एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट, ठीक है, ए एंड बी, तो हम यहां लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। तो हम इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन कंपोनेंट्स, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इस वेक्टर को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लें, ठीक है, इसेंशियली रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, सो जैसे हमें ये आर दिया हुआ है, ठीक है, इस आर को हम दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक कर लें। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का ब्रेक करने का मतलब है कि हम दो ऐसे कंपोनेंट में से ब्रेक कर लें जिनके बीच में एंगल जो है 90 डिग्री हो। तो देखिए मैं यहाँ पर दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में इसको ब्रेक करता हूं, ये देखिए एक ये हो गया, ठीक है, और एक ये हो गया, ठीक है। अब इन दोनों वेक्टर, मैं इसका नाम लेता हूं वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, ठीक है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और अगर हम इसको पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करेंगे तो वापस से हमको यही वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है, देखिए ये, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर को इसेंशियली दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ना, ठीक है, ऐसे कंपोनेंट्स में तोड़ना जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, हम उसे कहते हैं, हम उन वेक्टर्स को कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो देखिए, हाँ, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आर, अगेन सेम आर। अब ये जो वेक्टर ए है ये एक्स एक्सिस पर है और वेक्टर बी जो है ये वाई एक्सिस पर है, तो मैं इसे लिख सकता हूं वेक्टर ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है, प्लस बी वाई, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हम यहां पर और इसको थोड़ा सा बेहतर बनाते हैं। हमको पता है कि जो आई कैप होता है वो एक्स एक्सिस पर यूनिट वेक्टर होता है और जो जे कैप होता है वो वाई एक्सिस पर यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। तो मैं यहां पर इसको और दूसरे ढंग से लिख सकता हूं, वेक्टर आर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, ठीक है। ये मेरे पास अगेन फिर से मैं यहां पर वेक्टर आर ले लेता हूं, ये मेरे पास एक वेक्टर आर है, ठीक है। इस वेक्टर आर को मैं इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक कर लेता हूं, ठीक है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स एक्सिस पर, एक वर्टिकल कंपोनेंट वाई एक्सिस पर, ठीक है। इसको मैंने लेट्स से चलिए एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स एक्सिस पर, एक वर्टिकल कंपोनेंट वाई एक्सिस पर, ठीक है। अब यहां पर मैं ये जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है इसका मैं इससे एंगल थीटा बना देता हूं, ठीक है। अब देखिए मैंने हॉरिजॉन्टल का नाम लिया हुआ था ए एक्स, ठीक है, और वर्टिकल का नाम मैंने ले लिया था बी वाई, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर ए एक्स को कैसे लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए ट्राइंगल बन जाएगा मेरा, मैंने इसको यहाँ ले लिया इसके सामने, ठीक है। इसको भी मैं बी वाई लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। मैं इसमें साइन थीटा ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर साइन थीटा ले लिया, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू बी वाई अपॉन में आर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा आर साइन थीटा इज इक्वल टू बी वाई, ठीक है। तो बी वाई को मैं आर साइन थीटा भी लिख सकता हूँ। सिमिलरली अब क्यू आर में यहाँ पर कॉस थीटा ले लेता हूँ, इसी ट्राइंगल में, ये जो मेरा ट्राइंगल है इस ट्राइंगल के अंदर मैं कॉस थीटा ले लेता हूँ, तो
कॉस थीटा इज इक्वल टू AX अपॉन में R। तो AX को मैं लिख सकता हूँ R कॉस थीटा, ठीक है। तो AX और AY को मैं R साइन थीटा और R कॉस थीटा के टर्म्स में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो आपको ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, ठीक है, कभी भी कोई सवाल आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा होता है, जिसके संग थीटा होता है। ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है कि जिसके संग ये थीटा होता है ना, वही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। कभी आपको ऐसी सिचुएशंस भी मिलेंगी, लाइक ऐसी भी मिलेंगी, कहीं किसी जगह पर आपको ऐसी भी मिल सकती है ये, ठीक है। तो अब इसमें आप सोचेंगे कि यार ये वाला जो है ये तो वर्टिकल कंपोनेंट है और ये हॉरिजॉन्टल, नहीं 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 नहीं, जिसके संग थीटा होता है ना वही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। चाहे वो हमको दिख बेशक वर्टिकल ही रहा है, लेकिन जिसके संग थीटा है वही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जिसके संग थीटा है, दैट इज ऑलवेज कॉस, ठीक है। और जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज ऑलवेज साइन, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर मैं एक छोटी सी बात प्रूव कर सकता हूं दैट हमको पता है कि R इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं R इज इक्वल टू अंडर रूट AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस 2AX BY क्रॉस, अब इन दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए मैं आपको दिखा देता हूं AX और BY के बीच में जो एंगल है ये एंगल, ये है हमारा 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर क्या करें, AX और BY को ऐड कर दे रहे हैं। तो AX और BY को जब ऐड करेंगे तो ये हमारा ऐड करने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो एंगल लेते हैं वो इन दोनों के बीच का लेते हैं, तो मैंने 90 डिग्री ले लिया, तो इस वजह से मेरा ये वाला जो पार्ट है पूरा का पूरा 0 हो गया, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट R इज इक्वल टू, ये 0 होने की वजह से ये हमारा हो गया अंडर रूट AX स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट AX स्क्वायर BY स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट जो है अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो ये मेरा R स्क्वायर हो जाएगा, देन R स्क्वायर इज इक्वल टू AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर, देन R स्क्वायर इज इक्वल टू AX की वैल्यू थी मेरी R cos थीटा, तो R cos थीटा का स्क्वायर प्लस BY की वैल्यू थी मेरी R sin थीटा, R sin थीटा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ R स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस R स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, R स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए आगे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं R स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ R स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो ये मेरा पूरा का पूरा 1 हो जाएगा। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, दैट गिव्स अस R इज इक्वल टू R। तो यहाँ मैंने क्या प्रूव करने की कोशिश करी कि जो ये मेरा AX की वैल्यू R cos थीटा और BY की वैल्यू R sin थीटा है, इन दोनों को जोड़ करके मेरा वही वेक्टर आता है। यानी कि कंपोनेंट्स को मैंने जोड़ा तो मेरा रिजल्टेंट आना चाहिए, और अगर रिजल्टेंट को मैंने डिवाइड किया, ठीक है, तो मेरे 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मुझे मिल गए, ठीक है। तो ये हमारे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हुए, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं इनका हम यूज कहाँ पर करते हैं, किस तरह से हम इनको यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये जो हमारे कंपोनेंट होते हैं, जो बेसिकली रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं, इनका हम फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ चलने का, वॉक करने का। तो ये हम इन्हीं वेक्टर्स के थ्रू जो फिजिक्स की, देखिए वेक्टर जो है ये मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है, बट जो फिजिकल फिनोमेनाज है ना उनको एक्सप्लेन करने के लिए हम वेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर वॉक कर रहा हूँ, ये मेरा यहाँ पर ये रोड है और मैं इस पर वॉक करता हूँ। तो जब मैं इस पर वॉक करूँगा तो मेरे पाँव कुछ इस तरह से होंगे, ये मेरा पाँव है, ठीक है, ये मेरे पाँव है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अपने पाँव से अर्थ को पीछे की तरफ धकेलता हूँ, ठीक है, इस डायरेक्शन में। जब मैं अर्थ को पीछे की तरफ धकेलता हूँ, देखिए ये एक वेक्टर है, ठीक है, मैं इससे फोर्स लगा रहा हूँ, मैं ये अर्थ पर एक फोर्स लगा रहा हूँ, तो क्या होगा, बदले में अर्थ भी मुझ पर एक ऑपोजिट फोर्स लगाएगी। तो देखिए ए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, बदले में अर्थ भी मुझ पर एक फोर्स लगाएगी, ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, ठीक है। तो मैंने ये आर वेक्टर ले लिया, ठीक है। अब मैं इस आर वेक्टर को 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देता हूं। तो एक हो गया मेरा ये, ठीक है, और एक हो गया मेरा ये, ठीक है। अब यहां पर मेरा थीटा बन रहा है,
तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसको मैं लिख सकता हूं r cos थीटा और r sin थीटा। अब देखिए जो ये r sin थीटा है वर्टिकली अपवर्ड, तो r sin थीटा, ठीक है, ये किसके बराबर हो जाता है? ये बराबर हो जाता है मेरे वेट के बराबर, वेट ऑफ बॉडी, जो बॉडी वेट है उसके बराबर हो जाता है। अब देखिए मुझे चलने में मदद कौन कर रहा है, मुझे आगे बढ़ने में मदद कौन कर रहा है? तो यहां पर ये जो r cos थीटा है, ठीक है, यानी कि जो फोर्स मैं इस अर्थ पर अप्लाई कर रहा हूं, उस फोर्स का सिर्फ एक कंपोनेंट, उस फोर्स का सिर्फ एक हिस्सा, दैट इज r cos थीटा। दिस हेल्प्स मी टू वॉक, दिस हेल्प्स टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है। यानी कि हम है ये मैथ का कंसेप्ट, इस मैथ के कंसेप्ट से हम फिजिक्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये मैथमेटिकल कंसेप्ट हमको बताता है कि जब हम वॉक करते हैं और जितना फोर्स हम अर्थ पर अप्लाई करते हैं, वो सारा का सारा फोर्स हमारा हमको आगे बढ़ने में मदद नहीं करता, बल्कि उस फोर्स का एक छोटा सा हिस्सा, दैट इज r cos थीटा, ये हमको आगे बढ़ने में मदद करता है, और r sin थीटा जो है वो हमारे बॉडी वेट से बैलेंस आउट कर लिया जाता है। तो ये जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स है, इसका हम बहुत आगे तक फिजिक्स में यूज करते हैं टू एक्सप्लेन द फिजिकल फेनोमेना। आप 11वीं पढ़ेंगे, 12वीं पढ़ेंगे, आपको जगह जगह ये दिखाई पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और कंसेप्ट समझ में आओ तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।